हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरु। मैं हूं आपका बायोलॉजी एग्जाम गुरु। माय नेम इज आशीष राठौर एंड टुडे आई डिस्कस्ड अबाउट फुल सिलेबस टेस्ट 1। ये आपका डेमो टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो फटाफट से जुड़ जाइए। तो टेल मी बच्चों, हाउ वाज द टेस्ट, कैसा गया आप लोगों का टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए बुक ए टैक्सोनॉमिक एड विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट हैबिटाट, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट, डिस्क्रिप्शन, इंडेक्स टू प्लांट, है ना, प्लांट। तो एनसीईआरटी ने बोला है एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन पार्टिकुलर एरिया इन गिवन एरिया इज फ्लोरा। तो इसके पहले मैं बता देता हूँ, एक होता है आपका वर्ड फोना। फोना में क्या होता है, आपके जितने भी एनिमल की स्पीसीज इन पार्टिकुलर एरिया में स्टडी करते हैं उनको कहते हैं फोना। एक होता है वर्ड फ्लोरा। फ्लोरा में क्या होता है, सारी की सारी प्लांट की स्पीसीज को स्टडी करते हैं इन गिवन एरिया, ठीक है, हैबिटाट के साथ। तो दोनों मिला के हम बोल देते हैं मैनुअल्स। ये आपका हो गया मैनुअल्स। तो फ्लोरा प्लांट स्पीसीज, फोना एनिमल स्पीसीज, दोनों की स्पीसीज मैनुअल्स हो गया। मोनोग्राफ आपका होता है एक किसी पार्टिकुलर टैक्सॉन को स्टडी करना, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये ना मोनोग्राफ की आपका एनालिसिस है, एनालॉजिकल टैक्सोनॉमिकल डेट है ना, एनालिसिस। तो आपका प्लांट स्पीसीज का पूछ रहा था, इसलिए आंसर विल बी फ्लोरा, सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A fungal hyphae filled with multi-nucleated cytoplasm that is सिनोसिटिक, सिनोसिटिक बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो फंजाई क्लास 5 कोमासिटी होती है उसके हाइपी कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ए सेपरेट होते हैं, बाकी तीनों की सेपरेट एन ब्रांच होते हैं। तो सिनोसिटिक हाइपी, ओके, इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following group independent free living existence of gametophyte? गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंस पूछा है ना, तो आपके सबसे पहले थैलोफाइट आते हैं, जिसमें आपके आते हैं एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। इनके गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइट, और ये कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ब्रायोफाइट की भी गैमेटोफाइट कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होती है। इसका गैमेटोफाइट जो होता है डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे, स्पोरोफाइटिक इसकी बॉडी होती है मैन, ठीक है। टायरोडोफाइट का तो चाहे गैमेटोफाइट हो चाहे स्पोरोफाइट हो, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा था नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट, यानी कि डिपेंड होता है, पैरासाइट होता है। तो गैमेटोफाइट किसमें होता है इसका, है ना। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म का जो गैमेटोफाइट है वो डिपेंड होता है स्पोरोफाइट पे, इसलिए नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। रीड, अच्छा ठीक है। फ्यूनेरिया पजेजिस मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स, ये गलत हो गया आपका। गेमी एसेक्सुअल बर्ड होता है, ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्मॉल रिसेप्टिकल कार्ड गैमा का, बिल्कुल सही बात है, आपकी लिवर बॉट्स में पाए जाते हैं। स्फेगनम आपके पीट मॉस से बॉक मॉस या थर्ड मॉस कहते हैं, इसलिए कहते हैं मैग्नीफाइड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। ट्रांसफिटमेंट ऑफ लिविंग स्पेसिमेन को, लिविंग स्पेसिमेन को ट्रांसफिटमेंट में यूज करते हैं। इसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यूज एज ए फ्यूल, है ना, जब सूख जाता है तो इसको फ्यूल के रूप में भी यूज कर सकते हैं। फर्निटिली आपकी मैक्रोफिलस होती है, मतलब लाइट साइज की होती है, और माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल आपका सिलाजिनेला है। तो ये भी सही हो गया, आपको सारे सही हैं, पहला गलत है। तो 2, 3 एंड 4, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन आपकी पाई जाती है चाइना रोज में एंड लेमन में एंड टोमेटो में, ओके, ठीक। ये इसमें होता है कौन सा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इसके पहले देख लेते हैं अर्जिमन एंड मस्टर्ड। अर्जिमन मस्टर्ड आपका लिखते नहीं है, बता देते हैं। अर्जिमन मस्टर्ड पैराटल प्लेसेंटेशन, डायंथस एंड प्रोमोस फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, और इसका सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आपका बेसल में आता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, एक्साइल था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल में होता है 9+0 अरेंजमेंट, 9+0 अरेंजमेंट, जिनमें से 9 होते हैं आपके पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, कैसे होते हैं आपके, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, ट्रिपलेट होते हैं। और 0 होते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इसके जगह पे होते हैं प्रोटीन के बना हुआ एक सेंट्रल हब। ऐसे आप बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे ऐसे करके आप पूरा यहाँ पे बना सकते हैं, और बीच में होता है एक सेंट्रल हब, ठीक है, बनाने की जरूरत है नहीं। तो 9+0, और 9 कैसे ट्रिपलेट है, 9+0, ये डबलेट यहाँ पर लगा दिया इन्होंने, बाकी ये सिलिया एंड फ्लैजिला है, ठीक है।
तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। आंसर सर रीजन है गोल्गी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिल्कुल क्लोज होता है। मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है गोल्गी बॉडी, से बनती है या तो वैक्यूल से बनता है या फिर लाइसोसोम। बनने वाले इनकी वेसाइकिल अगर एंजाइम से फिल्ड है तो बन गया आपका लाइसोसोम, अगर वो बड़ा साइज का है इम्प्टी है तो बन गई वैक्यूल। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बॉडी बनती है किससे? SER से, जो कि एनसीईआरटी ने दी नहीं फिलहाल, SER से, ठीक है। तो कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड लाइसोसोम फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसलिए कम्स अंडर द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो द फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी कोऑर्डिनेट होता है, बिल्कुल सही बात है, सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल साइकिल अच्छा स्ट्रक्चर दिया है, कहते हैं आपकी जो माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन में कि आपकी जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है, G1 की पेरेंट सेल होती है, ये S फेज के बाद जो G2 में जाती है तो इसका अमाउंट, किसका अमाउंट, जो DNA का अमाउंट है वो डबल हो जाती है। ये होगी डिवाइडिंग पेरेंट सेल, जो डिवाइड करने वाली, ये पेरेंट सेल है, ये डिवाइडिंग पेरेंट सेल है। इसके बाद M फेज होती है, बोले माइटोसिस डिवीजन या M फेज होती है। इसके बाद एक से सेल बन गई 2, इसके बाद जितना अमाउंट इसमें होता है इसका हो जाएगा हाफ अमाउंट। तो DNA का अमाउंट कितना हो गया यहाँ पे? हाफ हो गया, ठीक है, हाफ हो गया। किससे हाफ? इससे हाफ। तो कहते हैं डॉटर सेल अमाउंट ऑफ DNA इन डेटर सेल हाफ ऑफ द डिवाइडिंग पेरेंट सेल एन इक्वल टू पेरेंट सेल। हाफ क्यों? क्योंकि एक बार डबल होके फिर से हाफ आधा हो गया, डबल होके फिर से आधा हो गया। तो कहते हैं डबल होके फिर से आधा हो गया। तो ये आपकी हो गई कौन सी? G1 हो गई, S फेज के बाद यहाँ पे G2 हो गया और M फेज के बाद ये आपकी M फेज हो गई, ठीक है। तो ये आपकी होगी माइटोसिस डिवीजन। सेम चीज मियोसिस में भी होती है। यहाँ पे आपकी पेरेंट सेल है, ठीक है, S फेज से अमाउंट डबल हो जाएगा, ये भी G1 की है, ये भी G2 की है, ठीक है, इसमें भी अमाउंट क्या होगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी होगी डिवाइडिंग पेरेंट सेल। इसमें 2 बार डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट में 1 से 2 बनेगी तो सेम काम होगी, इसमें भी हाफ हो जाएगा। लेकिन एक बार और डिवीजन कर जाती हैं तो 1 से बन गई 4, तो अब 1/4 हो गया इसमें, ठीक है। तो कहते हैं G1, ये S, ये G2, ठीक, अमाउंट डबल, वापस से हाफ हो गया M में, बोले तो मियोसिस 1 में, और फिर से आधा हो गया बोले तो M2 में। इसलिए ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? मियोसिस का। तो ये किसका हो गया? माइटोसिस का। तो कहते हैं ए इज माइटोसिस, बी इज मियोसिस। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइमरी एक्सेप्टर इन CO2, अच्छा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल पूछा है। कहते हैं C3 साइकिल में आपका RUBP है ना, RUBP 5 कार्बन का होता है, CO2 को एक्सेप्ट कर लेता है इन प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, ठीक है। और ये आपका 1 कार्बन हो गया और 2 कार्बन आपके 2 मॉलिक्यूल और PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड बनते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, कितने हैं? 3 कार्बन का होता है। तो प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP है ना, रूबिस्को हो गया, एग्जाम हो गया, और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितना हो गया? 3 कार्बन का होता है, इसलिए कहते हैं C3 साइकिल में। यही काम C4 प्लांट में होता है। यहाँ पे हो जाएगा फास्फोइनोल पायरुविक और बनेगा CO2 से पकड़ेगा यहाँ पे और बन जाएगा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ये कितना हो जाएगा? 4 कार्बन का होता है, इसलिए कहते हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जितने कार्बन का हो वही साइकिल होती है। ये आपकी C4 साइकिल होगी। तो क्या C3 प्लांट का पूछ रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? RUBP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आंसर यहाँ पे C4 होता है, C4 साइकिल होता है, C4 प्लांट का पूछता है, तो आंसर आपका हो जाता है सेकंड, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीशियम आयरन, अच्छा मैचिंग है इसमें, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच पूछ रहा है, इनकरेक्टली मैच। तो मैग्नीशियम कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल होता है, नो डाउट, ठीक है। आयरन साइटोक्रोम, ये भी ठीक है। मैग्नीशियम वाटर स्प्लिटिंग होता है, नॉट ओनली मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट का भी यूज होता है वाटर स्प्लिटिंग में। और आपकी पॉलन जर्मिनेशन का यूज बोरॉन करता है, बोरॉन से होता है, इससे नहीं होती, तो इनकरेक्टली मैच हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये ठीक है, वाटर पोटेंशियल है, इसमें ABC 4 सेल दिए हैं और कहते हैं वाटर का मूवमेंट किस तरफ होगा, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं। तो कहते हैं वाटर पोटेंशियल जो आपका होता है कॉम्बिनेशन होता है सॉलिड पोटेंशियल प्लस साइड बी अर्थात प्रेशर पोटेंशियल। जोड़ लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको पता होना चाहिए वाटर विल मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ठीक है, लो वाटर, मतलब हाई से लो जाना है। देख लेते हैं इसका कितना आ रहा है। दिस जोड़ लेते, सबको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना वाटर पोटेंशियल, यहाँ पे साइड W की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -0.4,
यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के 0.6 और ये हो जाएगा माइनस के 0.3 और ये हो जाएगा आपका कितना है 1.00, हाँ माइनस के 0.5। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन, ये ABCD है, ABCD देख लेते हैं। सबसे हाई कौन सा है, ये माइनस में है ना, ये सबसे हाई ये है, ठीक। तो सबसे पहले C हाई बटन से लो बटन पर से, इसके बाद A, फिर जाएगा कहाँ D, इसके बाद D के बाद कहाँ जाएगा लास्ट में V, ठीक है। तो CADV ऑप्शन है कहीं, CADV थर्ड ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये आपका सीड है किसका, मोनोकॉट का सीड है, मोनोकॉट का सीड है, ठीक है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एक्स्ट्रा आपको लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका डाइकॉट, ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं मोनोकॉट, ठीक, मोनोकॉट हो गया। मैं आपको थोड़ा एम्ब्रियो के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर देता हूँ। एक्चुअली में ये मीजोकोटाइल होता है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, सेम चीज़ यहाँ भी होगी, मीजोकोटाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कवरिंग होती है, प्लीम्यूल बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं रेडिकल, सेम चीज़ यहाँ पे होती है, प्लीम्यूल होती है, यहाँ पे भी होता है रेडिकल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉटिलेडन होते हैं, इसलिए तो बोलते हैं इसको डाइकॉट। तो कॉटिलेडन कितने हैं आपके, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा है ना, ठीक है। इसके ये कॉटिलेडन कितने हैं आपके, कॉटिलेडन कितने 2 हैं, इसलिए कहते हैं डाइकॉट, ठीक है। ये आपका प्लीम्यूल है, ये रेडिकल है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, मीजोकोटाइल, 2 कॉटिलेडन। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसको बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, इसको बोलते हैं कॉलियोराइजा। और एक और आपका जो कॉटिलेडन है अब सिंगल बचता है, सील्ड शेप हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्कूटेलम। तो सील्ड स्पेशल लार्ज सील्ड शेप्ड सिंगल कॉटिलेडन इन मोनोकॉट सीड इज स्कूटेलम। तो कहते हैं देखो ये आपको मोनोकॉट का है, तो ये आपका मीजोकोटाइल यहाँ पे होगी, है ना। इसके बाद एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल के बाद ये प्लीम्यूल दिया है, के बाद ये रेडिकल भी दिया है, इसके बाद कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोराइजा, जो कि सिर्फ और सिर्फ होते हैं मोनोकॉट में, सेम चीज़ है। और सिंगल आपकी सिंगल कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन है, ये आपका क्या हो गया स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है। ये पूरा एम्ब्रियो हो गया, एम्ब्रियो के बाद ये हो गया इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, ठीक है। तो स्कूट आपका पूरे एम्ब्रियो प्लस स्कूटेलम और इसके बाद सीड कोट, तीनों मिला के हो जाता है सीड, इसलिए कहते हैं सीड इक्वल टू नथन की जगह तो सीड कोट प्लस इंडोस्पर्म प्लस आपका एम्ब्रियो, ठीक है। उसमें जगह नहीं लिखेंगे नहीं, तो आपका ये मोनोकॉट का पूरा स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक। तो कहते हैं ए इज इंडोस्पर्म, बी इज स्कूटेलम, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्चुअली में इसकी सीड कोड है ना आपकी फ्रूट बाल से काफ़ी फ्यूज होती है, इसलिए कहते हैं कैरियोप्सिस सीड आता है मोनोकॉट, कैरियोप्सिस। फिलहाल कोई बता मतलब नहीं है एनसीईआरटी के बाहर बोलना। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स यूज बाय बारबेलस टू कम्पीट, अच्छा कंपटीशन का है, प्रमोट कोएग्जिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब साथ साथ रह रही हैं, कंपटीशन के बाद भी साथ साथ रहना कहते हैं कोएग्जिस्टेंस। ये और सिर्फ आती है किसकी वजह से, बिहेवियरल की वजह से ना, बिहेवियरल डिफरेंस के है ना। तो कहते हैं आपकी एक थे मैक आर्थर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ बारबेलस बर्ड का स्टडी किया था एक पेड़ पे, और बताया था कि ये अपना जो फॉरेजिंग एक्टिविटी है, मतलब जो खाने की एक्टिविटी है, एक पार्टीशन कर लेते हैं, बोले सुबह तो आना, दोपहर को हम आएंगे, शाम को हम आएंगे, रात में हम आएंगे। तो इनको बिहेवियरल डिफरेंस काफ़ी देखने को मिला है ना। तो इसे कहते हैं कंपटीशन को उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया है ना। तो इसे कहते हैं किसको, डिफरेंट फॉरेजिंग एक्टिविटी। इनके जो आपकी फॉरेजिंग एक्टिविटी है उन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी, इसलिए कोएग्जिस्ट कर रहे हैं कंपटीशन के बाद भी। मैक आर्थर का ये बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट था। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। एक्चुअली में कम्युनिटी बनी होती है पॉपुलेशन से, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर बनाती है कम्युनिटी। तो हम देख लेते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट कौन से हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं यहाँ पे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में नेटिलिटी बोले तो बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पर 1000 इंडिविजुअल में है ना, सेक्स रेशियो। तो सब आपके क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं ये, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और स्ट्रैटिफिकेशन कुछ नहीं होता है आपका, ये तो आप इकोसिस्टम में जाकर वहाँ पढ़ते थे है ना। कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका यही नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। मैचिंग है आपका
साल्ट कंसंट्रेशन दी है पीपीटी में, है ना। और इसमें सी में कितने देख लीजिए, हाइपर सॉल्यूबल लगून एंड इन लैंड वाटर। लैंड वाटर में सबसे कम होती है लेस देन 5% और 30 से 35% होती है सी बोले तो मैराइन वाटर, है ना, ये मैरीन वाटर हो गया। और हाइपर सॉल्यूबल लगून में बहुत ज़्यादा होती है इसकी कंसंट्रेशन, ग्रेटर देन 100 तक भी होती है, इसलिए कहते हैं ए इज 3, है ना, A3 के ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। V इज 1, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे इन दिया है ना, यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन में गलती थी लेकिन ऑप्शन था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैचिंग वर्सेस है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वैसे एनसीईआरटी में था नहीं लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। 1972 वो सही बात है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 सही बात है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि 33% आपके जो प्लांट हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, प्लेन में होना चाहिए, और बाकी 67% जो आपके प्लांट हैं वो कहाँ पे होना चाहिए, हिल एरिया में होना चाहिए, है ना। किसके अकॉर्डिंग बताया गया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि 1988 में दिया गया था। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये आपका 1980 में आया था, ठीक है। और चिपको मूवमेंट आपका था 1974, ठीक है। ये आपकी गलत हो गया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये एनसीईआरटी में नहीं था फिर भी आप क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब दो को यहाँ पे सिलेक्ट करना ही पड़ेगा आपको। तो एक तो आपका यही सिलेक्ट हो गया था, ठीक है, और दो आपकी रिजल्ट ये भी कर सकते हैं आप, तो अंडरस्टूड होगा कि ये तो हो गई फिर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, लगभग 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है ना। तो रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकुलेट। स्क्रबर, एक स्क्रबर था, है ना, स्क्रबर ये मेनली एयर पोल्यूशन के लिए यूज होता है और मेनली SO2 पोल्यूशन के लिए रिमूव करता था ये स्क्रबर, ठीक है। ये पार्टिकुलर मैटर को भी कर देगा फिलहाल। और ग्रीन मफलिंग होती है नॉइस पोल्यूशन इंक्लूडिंग एयर पोल्यूशन, है ना। तो एयर पोल्यूशन को भी कम करने के लिए आपके रोड में जब जो वाहन जाते हैं तो आप देखते हैं बीच में कुछ प्लांट लगे होते हैं, उसको कहते हैं ग्रीन बेल्ट, और किनारे किनारे कुछ अगर लगा है उसे कहते हैं ग्रीन मफलिंग। तो ये आपका एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है और साथ साथ नॉइस पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है ना। और कैटालिटिक कन्वर्टर है जो आपके इनकम डिकम्पोजेबल नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं एंड ऑक्सीजन को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा ना। CO2 का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा और यहाँ पे नाइट्रोजन को भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। इसको कंप्लीट ये कौन करता है, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम कैटालिटिक कन्वर्टर, क्योंकि ये आपके हार्मफुल है, ये आपके हार्मलेस है, ठीक है। तो हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस चीज़ों में कन्वर्ट करता है प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, दिस कैटालिटिक कन्वर्टर। तो रिड्यूस पॉल्यूशन ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 1 is 3 एक ही ऑप्शन में नहीं है, नहीं को में और है। और इसके बाद B is 1, C is 2, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा ये क्या है, ये आपका लिंकेज एक्सपेरिमेंट है, लिंकेज का, है ना। ड्रोसोफ्लो मैनन गेस्टर में बताया था, TH मार्गन साहब ने बताया था, और उन्होंने कहा था आपकी जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा होती है अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन अगर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना ही ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा और उतना ही कम उसमें लिंकेज होगी। या ऐसे कह दो अगर लिंकेज ज़्यादा है, वो लिंक्ड है, मतलब एक ही क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अगर एक जीन है काफ़ी पास है और दूसरे क्रोमोसोम में जीन काफ़ी दूर है, मतलब ये लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड है, लिंकेज मतलब डिस्टेंस कम है, इसलिए इसके पेरेंटल टाइप जो हैं काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और इसमें जो रिकॉम्बिनेंट है काफ़ी ज़्यादा आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, जो पेरेंटल टाइप हैं वो हमेशा ग्रेटर देन 50% होगा, और जो रिकॉम्बिनेंट टाइप है बोले तो नया कॉम्बिनेशन है, पेरेंट से अलग है, इसलिए कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेंट है वो हमेशा लेस देन 50% होगी, ठीक है, हमेशा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अगर टाइडली लिंक होंगे, क्लोजली हैं, टाइडली लिंक है तो पेरेंटल टाइप 50 से ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये लूजली लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी नो डाउट, लेकिन 50 से हमेशा कमी रहेगी, ये चीज़ हमेशा रख लो। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें इन्होंने दिया है कि Y+YW, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने लिया विंग का साइज लिया है, एक में दूसरे क्रॉस में विंग का साइज यहाँ पे लिखा है M+, है ना। तो विंग साइज में मिनिएचर और नॉर्मल साइज का लिया, और इनका बॉडी कलर लिया था उन्होंने ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी ली थी, और आई कलर लिया था वाइट आई एंड रेड आई, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद देखो यहाँ पे क्लोजली लिंक, क्रॉस वन में क्या क्लोजली है, काफ़ी क्लोजली है, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन
ज़्यादा आएगी इसकी कंपैरिजन में। क्यों? इसकी लूज लिंक काफ़ी दूर दूर है देखो ये, ठीक है। तो क्रॉस 2 में रिकॉम्बिनेशन थोड़ा कम होगी और क्रॉस 1 में रिकॉम्बिनेशन इसमें क्रॉस 1 में हाँ रिकॉम्बिनेशन कम होगी, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है। रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस इन क्रॉस 1 एंड क्रॉस 2। तो ये तो ज़्यादा होगी नहीं क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्यों? 50 से ऊपर निकल जाएगा। ये पैरेंटल टाइप है, 50 से ऊपर वाले काट ही दो। क्यों? पैरेंटल टाइप है। अब बचे 2 ऑप्शन। अब देख लो क्रॉस 1 टाइटली लिंक है, तो टाइटली लिंक है मतलब कम आएगा, और क्रॉस 2 लूजली लिंक है मतलब दूर दूर डिस्टेंस है, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आएगा। तो सेकंड आंसर, कॉमन सेंस यूज करो, ठीक। वैसे लर्न करना होता है लेकिन फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मेथड आपको बॉस्टन एंड क्रेग ने 1953 में दिया था। इसके बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर पाया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था आप मैथ्यू मिशेल्सन एंड एफ स्टेहल ने, और इन्होंने बताया था, इन्होंने नाइट्रोजन को रेडियो एक्टिव ना लेके हैवी आइसोटोप लिया था, और इसमें इनको बैक्टीरिया बोले तो ई कोलाई को कल्चर कराया था, ठीक है। और कहते हैं इनके जो बैक्टीरिया हैं, जो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब है कि एक डीएनए पुराना हो एक नया आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डीएनए बना दिया ये, ठीक है, ये डीएनए है। तो आपके दोनों के दोनों आपके N15 हो जाएंगे। क्यों? इसमें इनको कल्चर कराया, ये आपका है। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन कितनी 20 मिनट की होती है, ठीक है, 20 मिनट की होती है। फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक नया आ जाएगा स्ट्रैंड, मान लो आपका स्ट्रैंड ये आ गया, एक नया स्ट्रैंड आ गया, ये वाला स्ट्रैंड, ठीक है, ठीक। इसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या होता है? ठीक है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है? ये ना लेके दोबारा से कर लेते हैं, ये हो गया। तो ये भी अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे बन नहीं पाएगा फिलहाल। एक बात सीधा आप समझ लो, किसका पूछ रहे हैं? थर्ड जनरेशन का पूछ रहा है। तो 2 की पावर n है ना, n बराबर कितना होता है? कौन सी जनरेशन है? तो 2 की पावर 3 बोले लगभग 8, तो 8 आएंगे, 8 डीएनए बनेंगे फिलहाल। और 8 डीएनए में और 2 हमेशा होते हैं हाइब्रिड, हमेशा फिक्स होता है, हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड बोले तो ये वाला हाइब्रिड, तो ये फिक्स है, ये कैसे हाइब्रिड है, ठीक है। इसके बाद इनको भी हम अलग करेंगे, फिर 2 से 4 बनाएंगे और 4 से 8 बनाएंगे। सीधा याद रख लो, 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बना 8। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये आपकी सेकंड जनरेशन है, ये आपकी थर्ड जनरेशन है। तो 20 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 20 मिनट, टोटल 1 घंटा लगा थर्ड जनरेशन में, ठीक है। तो 2 डीएनए बने। तो क्या पहले वाले जनरेशन में अब टोटल दोनों डीएनए कैसे होंगे? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? N15 N15, तो N15 N15 होंगे। दूसरे वाला हाइब्रिड बनेंगे दोनों के दोनों, है ना, ये हाइब्रिड ऐसे बनेंगे, ठीक है। और चौथे वाले में हाइब्रिड रहेंगे ना दोनों, क्योंकि ये रेड वाला अलग हो जाएगा, ये ब्लू वाला अलग हो जाएगा, तो ब्लू वाला N15 है, ये तो हमेशा हाइब्रिड रहेंगे। तो 2 हाइब्रिड और 2 न्यू बन जाएंगे, बोलो N14 N14। इसके बाद आएंगे तो 2 हाइब्रिड और 6 बन जाएंगे न्यू, बोले तो N14 N14। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? N14 N15 दिया है, इसका रेशियो और इसका रेशियो पूछ रहा है। तो ये वाले आपके 0 होंगे लास्ट में, है ना, क्योंकि ये कोई स्टार्टिंग में थे ये वाले N15 N15, लास्ट में कोई बचेगा ही नहीं, तो 0 होंगे ये, ठीक है। रेशियो N14 ये हाइब्रिड वाले हमेशा 2 बनते हैं, 2 बनेंगे, और बच्चे कितने? 6 नए वाले N14 N14, ये 6 होंगे, ये रेशियो आएगा इसका, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0 रेशियो 1 रेशियो 3 कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन मैं अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन टाइम बहुत टेकिंग हो जाएगा। इनको सारे डीएनए बना के दिखा सकता हूँ, लगभग 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसमें। सिंपल यार, देखो ट्रिक, 2 की पावर n नंबर ऑफ जनरेशन है, नंबर जनरेशन थर्ड थी, तो 2 की पावर 3 8 आ गए, ठीक है। 8 हो, अगर फोर्थ हो जाता तो इसके बाद 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाते। 16 में से 2 होते हाइब्रिड, और बाकी कितने 14 कैसे होते? न्यू, बोले N14 N14। और 0 होते N15 N15 वाले। क्यों? सिर्फ एक ही बार बनेगा ये, इसके बाद फिर ये वाला प्योर कभी नहीं बनेगा, क्यों? हाइब्रिड हो गया ये, है ना। तो हर जनरेशन में चाहे कोई भी जनरेशन हो, हाइब्रिड हमेशा 2 रहेंगे, और इसके बाद न्यू वाले बनेंगे N14 वाले बाकी के, और जे वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं, फिलहाल कोई मतलब है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ प्रेशर नहीं प्रेजेंस है। तो कहते हैं प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, एनसीईआरटी डायरेक्ट लाइन है ये, यार समझाने की जरूरत है नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन ए रेमिनिसेंस मतलब धरोहर होती है, एंटीक्वाटी ऑफ प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। कहते हैं आपके जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उसको जो बना एमआरएनए होता है, कैसा हो? इमेच्योर आरएनए होता है, मतलब इसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस दोनों होते हैं, ठीक है। ये मान लो मैंने बोल दिया एक्सॉन, और ये बोल दिया मान लो इंट्रॉन, ठीक है। तो इंट्रॉन को हमें हटाना होता है। इंट्रॉन का प्रेजेंस हमें बताता है कि ये पुरानी धरोहर है एक तरह से, है ना। तो
तो प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन ए रेमिनिसेंस ऑफ एंटीबॉडी, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड, है ना, आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को बताता है, ठीक। तो इंट्रॉन प्रेजेंस ऑफ, ये कहाँ आगे पीछे हो गया ना, यहाँ पे ABC गायब हो गया। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग इन आरएनए वर्ल्ड, ये क्या है आपका, मॉस है आपका, ये कॉमन मॉस है, फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया कॉमन मॉस। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, कहते हैं दो प्रकार की वुड होती हैं, ठीक है। आप स्प्रिंग वुड कैसी होती है, बाइडल लिमन की होती है और ज़्यादा संख्या में बनेगी, और ये नैरो लिमन की होगी, और कैसी होगी, थोड़ी रिजिड होगी, डेंस होगी, है ना, हाई डेंसिटी की, लो डेंसिटी की है, संख्या में ज़्यादा होगी। ये आपकी स्प्रिंग सीजन में बनेगी, ये आपकी विंटर सीजन में बनेगी, ऑटम वुड, है ना। ये अर्ली वुड भी बोलते हैं, इसको लेट वुड भी बोलते हैं, इसको एल्वर्नम भी बोलते हैं, है ना, इसको ड्यूरामेन भी बोलते हैं, काफ़ी नाम होते हैं। तो कहते हैं लाइटर डेंसिटी, लो डेंसिटी, लाइटर इन कलर, लो डेंसिटी एंड वेसल जो है उसकी वाइडर ल्यूमेन के साथ है। तो ये तीनों के तीनों के स्प्रिंग वुड हैं, ठीक। और हाई डेंसिटी, डार्कर इन कलर, वेसल काफ़ी नैरो हो जाएंगी, ये इसके ऑटम वुड है तीनों, ठीक है। और इसके बाद अगर लेस नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट, ये भी आपकी ऑटम वुड होगी, ये मोर नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट होगा, ठीक है। तो 135 आपके स्प्रिंग में आएंगे, तो ए 135 स्प्रिंग में आएंगे, बाकी 2, 4, 6 एंड 7 आपके सेकंड में आएगा, बोले तो लेट वुड, ठीक। हाउ मेनी एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम बता रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो भी होता है, जिंजर भी होता है, ये आपका ट्यूबर है, ठीक है, ट्यूबर का मॉडिफिकेशन है। जिंजर एंड टमाटर ये आपकी राइजोम है, राइजोम, ठीक है। जमीन का नल कैलोपेसिया ये आपके कॉर्न है, ठीक है। सारे के सारे कैसे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ऑल एग्जाम्पल आर द अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट, क्रोमेटिन, नेटवर्क लाइक न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नेटवर्क लाइक थ्रेड होते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर सही है। और न्यूक्लियस क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन के बाद बनता है। न्यूक्लियस बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है। और सेंट्रोमियर आपके प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन से, नॉर बनता है सेकेंडरी से, ये मैंने गलत लगा दिया यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, न्यूक्लियस रहता है एक्टिव आरएनए सिंथेसिस, है ना, ये न्यूक्लियस का वर्क हो गया, ठीक। क्रोमेटिन आएगा फाइबर में, और सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए या नॉर, है ना। ये क्या होता है एक्चुअली में, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइबोसोम, है ना। कहते हैं 12, 13 नहीं 14, 15, 16, ये 12, 13, 14 कुछ है, 12, 13, 14 और 21, 22 शायद ही ऐसे क्रोमोसोम हैं। इसका सैटेलाइट डीएनए आपस में, सैटेलाइट डीएनए होता है ऐसे करके, है ना, ये सैटेलाइट डीएनए है, आपस में मिल जाता है, यहाँ से ही बनेगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से आपस में मिल जाएगा, और तीनों सब मिला के बना देंगे क्या, न्यूक्लियोलस। मतलब कि नॉर का डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है, वो आपस में मिला के न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो ये आपके सिलेबस में फिलहाल है नहीं, हटाइए इसको, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन से नॉर या फिर सैटेलाइट डीएनए बनता है, ये आपका सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन ये आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक। तो एज 3 इधर है, बीच 4 तो फिक्स है, बीच 4 फिक्स है। सी से डिसाइड हो जाएगा, सी इज 2 है, तो सी इज 2, है ना, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट माइक्रोट्यूब्यूल इन द क्रोमोसोम, क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम बना दिया, ये क्या होते हैं, सेंट्रोमियर होगा, ये कैनेटोकोर होता है, ठीक है, कैनेटोकोर। यहाँ से आपके सेंट्रो माइक्रोट्यूब्यूल जो अपोजिट से सेंट्रोमियर से आते हैं, है ना, यहाँ से अटैच हो जाते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, कहते हैं ब्रासिका बोले तो रैपसीड मस्टर्ड, है ना, ब्रासिड मस्टर्ड। पीसा गौरव सही बात है। डिसीज रेसिस्टेंट नहीं, पेस्ट रेसिस्टेंट होता है। कौन सा पेस्ट, एफिड्स, है ना, एफिड्स रेसिस्टेंट, ये गलत हो गया आपका। कॉलीफ्लावर, पीसा कोमल नहीं, कॉलीफ्लावर की होती है पीसा शुभ्रा, है ना। और कोमल तो आपकी किसी काउपी की होती है, ये काउपी की है। बाकी डिसीज रेसिस्टेंट है, नो डाउट सही बात है, तो गलत हो गया ये, है ना। और उसके बाद भिंडी परवरानी जानते ठीक है, लेकिन पेस्ट रेसिस्टेंट नहीं, ये डिसीज रेसिस्टेंट होता है। कौन सी डिसीज, येलो मोजैक वायरस, है ना। और चिली पीछे दबार सही बात है, डिसीज रेसिस्टेंट भी होती है। कौन सी डिसीज, चिली मोजैक वायरस, CMV, है ना, एंड टोबैको मोजेस वायरस, TMV एंड CMV, ये BMV, ठीक। तो ये आपका सही हो गया। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग
काइलोमाइक्रोन। कहते हैं आपके जितने भी आप जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, प्रोटीन से अमीनो एसिड बने, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन आपके जो फैट है, फैट का जो फैटी एसिड बना और कोलेस्ट्रॉल, है ना, कहते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट नहीं हो पाता। ये किसके द्वारा होता है? लैक्टियल के द्वारा, है ना, लैक्टियल के द्वारा होगा। लेकिन कब? जब इसे प्रोटीन कोटिंग होगी, मतलब कपड़े इसको प्रोटीन के ही पहनाने पड़ेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। तो कहते हैं जो ऑयल है या लिपिड है कोटेड करेंगे किससे? प्रोटीन से, है ना। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हाउ मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स एग्जिस्ट ईच ओवरी? कितने बचते हैं? 60 से 80 हज़ार। कहते हैं फॉलिकल अट्रैक्टिव, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फॉलिकल्स। आपके क्या एक्चुअली में जब एट द टाइम ऑफ बर्थ हर ओवरी के पास लगभग 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन बर्थ से प्यूबर्टी तक आते आते सारे इनकी एट्रेसिया हो जाती है। एट्रेसिया बोले डीजेनरेट होने लगते हैं। तो 2 मिलियन से मतलब 20 लाख से लगभग बचते हैं कितने? 60 से 80 हज़ार, है ना, हर ओवरी के पास बचते हैं, है ना, इतने बचते हैं। ड्रायोपथेकस मोर मैन लाइक नहीं, ये एप लाइक होते हैं, और राउपथेकस मोर मैन लाइक होते हैं, इसलिए दोनों गलत हो गए। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कार्डियक आउटपुट इज ब्लड। अच्छा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ बीट पर मिनट, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट कितने होती है? 72 टाइम्स। और स्ट्रोक वॉल्यूम बोले तो इसको बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, ईच वेंट्रिकल कितना होता है? लगभग 70 ml होता है। तो 70 ml को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा 5040 ml, बोले तो 5.04 लीटर। तो हमारा हार्ट होता है इतना ब्लड हर मिनट पंप करता है, ठीक है। इसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो पंप्ड बाई लेफ्ट वेंट्रिकल पर और नहीं, पर मिनट होना चाहिए। लेफ्ट बोलो, यहाँ पे लेफ्ट बोलो ना, लेफ्ट बोलो या राइट बोलो, बात एक ही है। तो पंप्ड बाई लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट का बोला, यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट ले लिया यहाँ पे। तो कार्डियक आउटपुट ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पर सेकंड नहीं होगा, पंप्ड बाई वेंट्रिकल पर सेकंड, ये तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम में बीट वॉल्यूम होगी, है ना। नहीं, पर सेकंड में नहीं आएगी, ये तो एक बीट से आता है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको 30 आंसर हो जाएगा, सही है, फालतू दिमाग मत लगाओ। ये क्या है? पैंक्रियाज है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर है, और ये क्या है? ये ड्यूडेनम है, ठीक। देख लेते हैं। एज गॉल ब्लैडर है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सीक्रेशन ऑफ बाइल, हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन एंजाइम नहीं होते, नहीं कोई एंजाइम। सी पैनक्रियाज है, नहीं, सी ड्यूडेनम है, गलत हो गया, बढ़ेंगे ही नहीं आगे। क्या बी ड्यूडेनम है? नहीं, बी पैनक्रियाज है, ये भी गलत हो गया। बी पैनक्रियाज है, हाँ भैया है। सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन बिल्कुल सही, ग्लूकागोन बिल्कुल सही बात है। तो आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ये देख लेते हैं, कोक्लिया है, ये स्ट्रक्चर कोक्लियर स्ट्रक्चर है। ये इंडोलिम नहीं भैया, पहले देख लेते हैं एक्रोनिम क्या है। ये क्या है आपका? ये है स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है। और ये आपका है स्केला मीडिया, ठीक है, स्केला मीडिया। और ये स्केला टेम्पराई लिखा ही है, ठीक। तो इसके बाद यह डी ऑर्गन ऑफ कार्डी, ये भी ठीक है। तो कहते हैं, पूछ क्या रहा है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, फाइंड आउट द इनकरेक्ट लेवलिंग। तो ये इंडोलिम थोड़ी, ये तो पेरिलिम्फ है। यहाँ भी पेरिलिम्फ होता है, इधर भी पेरिलिम्फ होता है, यहाँ पे होता है इंडोलिम, ठीक। तो ये यही गलत हो गया भैया, है ना। तो ये गलत हो गया। ये पार्ट ऑफ कोक्लियर डक्ट है, तो स्केला मीडिया, है ना। तो कोक्लियर डक्ट का पार्ट हो सकता है ना, क्योंकि सब डक्ट ही तो है एक प्रकार के, तो उसका पार्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्केला मीडिया होता तो बेहतर होता, लेकिन ठीक है, ये ज़्यादा गलत है। ऑर्गन ऑफ कार्डी डी सही बात है। स्केला टेम्परा ये भी एकदम सही है, परफेक्ट। इसको लेके थोड़ा समझने उसमें है। तो पार्ट ऑफ कोक्लियर डक्ट हो सकता है, नो डाउट, लेकिन ये मुझे दूर से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। सेकंड आंसर जेड लाइन। अब इसके बताने से पहले मुझे आपको बहुत कुछ बताना पड़ेगा, बहुत कुछ बोले तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्या? थिक फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट हो गया आपका। ये थिक फिलामेंट ना बोल के इसको हम बोल दिए क्या? मायोसिन फिलामेंट। ये होगी मायोसिन फिलामेंट। और इसके बाद एक्टिन फिलामेंट की पोजीशन कुछ ऐसी होती है, देखो, ठीक है। ये आगे हो गया, ठीक। यहाँ से फिर से आ गया थिक फिलामेंट, और फिर से ऐसे करके, ठीक है, आगे हो गया। यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके, ऐसे हो गया, और आगे करके ऐसे बनाएगा। ये यहाँ पर थिक फिलामेंट फिर से आ गया, ठीक। और यहाँ पे थिन फिलामेंट ऐसे ओवरलैप करेगा,
ऐसे करके ये आपका पूरा बन गया, ठीक है। अब इसके बीच से एक होती है एम लाइन और यहाँ पे एक जेड लाइन और एक यहाँ पे ऐसे जेड लाइन, ठीक है। और ये पूरा एक क्या होगी, यहाँ पे होगी सार्कोमेयर, सार्कोमेयर डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन, ठीक है। और यहाँ भी एक होगी क्या जेड लाइन और एक इधर से होगी क्या जेड लाइन, ठीक है। तो एक सार्कोमेयर ये, एक सार्कोमेयर ये, ठीक। और ये आपका मायोसिन फिलामेंट, ये आपका थिन फिलामेंट है, ठीक। तो अब इतना एरिया, ये वाला एरिया जो थिन फिलामेंट से ओवर नहीं है, मतलब थिक फिलामेंट का वो एरिया जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं है, इसको बोलते हैं एच जोन, ठीक है। और आपकी ये वाला एरिया इतना एरिया ये वाला एरिया का थिक फिलामेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका थिन फिलामेंट हो गया, ये थिन फिलामेंट है, इतना थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट में दोनों आ गए, मायोसिन फिलामेंट भी है और एटम फिलामेंट भी हो गया, ये थिक फिलामेंट में, ठीक। आगे आप देख लेते हैं जेड लाइन कह रहा है, जेड लाइन क्या है, कह रहा है सेपरेट टू सार्कोमेयर। हाँ, एक सार्कोमेयर ये, एक सार्कोमेयर ये, दो सार्कोमेयर को सेपरेट करने वाला। हाँ, जैसे ये इस दोनों को मान लो, एक सार्कोमेयर ये, एक सार्कोमेयर, तो दो सार्कोमेयर को सेपरेट करने की लाइन जो है जेड मेयर कह सकते हैं, जेड लाइन, है ना। तो ये भी ठीक है, ठीक। और आई बैंड क्या है, थिक फिलामेंट कंटेन नो थिन फिलामेंट, ये एच जोन है आपका। थिक फिलामेंट कंटेन नो थिन, मतलब थिक फिलामेंट का वो एरिया जिसके बाद थिन फिलामेंट नहीं होता उसको एच जोन कहते हैं। ये होगी आपकी एच जोन, ठीक, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और ये होगी आपकी जेड लाइन, ठीक। कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, ये तो आपका हो गया क्या एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, ये हो गया आई बैंड। और इंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, ये हो गया क्या ए बैंड, ठीक। अब आगे सारे देख लो, जेड ए एच क्यू, यहाँ पे एच क्यू, ठीक है। बी एच पी सेकंड ऑप्शन में है, एच क्यू। सी इज एस है क्या, सी इज एस है, हाँ सी इज एस है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। मिला लेना, बाकी मुझे बता दिया, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। स्क्वामस एपिथेलियम इन्वॉल्व फंक्शन लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री इसलिए बनाती है क्योंकि काफ़ी पतली होती है ना। तो इसके बाद स्क्वामस एपिथेलियम जो सेल होती है वो सिंगल थिन लेयर होती है और फ्लैट होती है और कैसी होती है, इर्रेगुलर बाउंड्री होती है। तो दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन आज तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आगे देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ये क्या है, ये कॉपर टी है, दूर से ही देखनी पड़ रही है ना। तो कॉपर टी है, यूट्राइन कैविटी में इंसर्ट करी जाती है। आगे देख लेते हैं, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट आईओडी। आईओडी के कारण, अब आईओडी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक मेडिकेटेड होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड, पूरा नहीं लिखेंगे हम, एक नॉन मेडिकेटेड होते हैं। इसमें आते हैं लिप्स लूप, ठीक है, उल्टा कर दिया। नॉन मेडिकेटेड में आएंगे लिप्स लूप, इसमें दो टाइप हो जाते हैं, एक कॉपर रिलीजिंग वाले और एक हार्मोन रिलीजिंग वाले। कॉपर रिलीजिंग वाले कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलो 375। हार्मोन रिलीजिंग वाले आएंगे एनर्जी 20 एंड प्रोजेस्टेरोन। तो कहते हैं कॉपर रिलीजिंग वाले का काम क्या होता है। अब आईओडी आपके पूरे हो गए, आईओडी, ठीक है। कुछ फंक्शन इसके लिखे हैं, कुछ फंक्शन इसके लिखे हैं, ठीक। पहला वाला है इंक्रीजिंग फैगोसाइटिक ऑफ स्पर्म, ये कॉपर रिलीजिंग का काम है, बोले तो मेडिकेटेड वाला। रिलीज कॉपर आयन दैट सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये भी कॉपर रिलीजिंग आईओडी का फंक्शन है, ये भी सही लिखा है। मेक अनसुटेबल सूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेक सर्विस टू हॉस्टाइल टू स्पर्म, ये दो बातें आपकी हार्मोन रिलीजिंग के लिए लिखी हैं, ये भी आपकी सही बात है। बोले हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, ये कॉपर रिलीजिंग पहले तो है ना, ये कॉपर रिलीजिंग वाले और ये तो हार्मोन रिलीजिंग वाले आईओडी है लेकिन है तो आईओडी ना, सिर्फ आईओडी बोला और कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो सारे सही हो गए आपके। ये लिखा है प्रिवेंट सेमन फ्रॉम एंटरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव, नहीं ये तो कौन करते हैं, बैरियर मेथड है ना, बैरियर मेथड करते हैं, बोलते कंडोम वगैरह, ठीक है, सर्वाइकल बोल्ट वगैरह ये सब चीज़ें, तो ये बैरियर में आ जाएगा, ये आईओडी में नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 सही है आपके। तो हाउ मैनी सही, 4। ये आपकी धतूरा है ना, धतूरा है, क्या करेगा, हेलुसिनोशन को। ये आपका एक्चुअली में नीट में आया क्वेश्चन है, ठीक है, कॉज हेलुसिनोशन। जाके कुछ पढ़ते नहीं, कोई मतलब नहीं आगे का पढ़ने का। बीटी कॉटन ग्रोथ ऑफ अच्छा ह्यूमन अल्फा लैक्टोबैसिलस, ये तो आपकी रोजी काउ से आई थी, है ना। कहते हैं 2.4 ग्राम पर लीटर मिल्क में इतना प्रोटीन हर 1 लीटर मिल्क में दे दिए रोजी काउ, है ना। 1970 कितना है, 1997 है, याद नहीं, 1997 में कुछ ऐसे कुछ बनाई थी रोजी काउ, ठीक है। और निमोटोड में निमोटोगाइनी इनकॉग्निटिया है, निमोटोगाइनी इनकॉग्निटिया एक आरएनए इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया गया था। और बीटी कॉटन बल्बवर्म, ठीक है, ओके। और सुपर माउस में आपके ये आपकी ग्रोथ हार्मोन, ठीक, ओके। तो बीटी कॉटन 1H3 दो ऑप्शन में है। बी का 4 इधर भी मतलब फिक्स है, बी का 4 फिक्स है। इसके बाद सी का 1 सी का 2, सी से डिसाइड हो जाएगा, सी इज 1
और DH2, तो DH2 है ना, अच्छा DH2 यहाँ पे DH2 है, फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट, मैं से कर लेना भाई, ठीक है। एक्सपायरेशन क्या होता है, कोई भी मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वापस से रिलैक्स हो जाना है। इंस्पायरेशन में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जिससे हमारा ये वाला एरिया है ना काफ़ी बढ़ गया था, और जो डायफ्राम है वो नीचे हो गया था, कॉन्ट्रैक्ट वो भी बढ़ गया था। अभी डायफ्राम वापस से रिलैक्स होना और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो वापस से रिलैक्स होना कहते हैं एक्सपायरेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन है। लो ऑप्शन वैसे रिलीज हो गया, तो एक ही ऑप्शन है, हम कुछ सोचेंगे ही नहीं थर्ड ऑप्शन। फिर आप देख लेते उसमें सही लिखा है, ठीक है। अभी आपका हर्ट का आ गया, हर्ट देखो, हर्ट बना लेते हैं, ठीक है, सुंदर सा हर्ट। तो कहते हैं राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम कहते हैं ऐसे नोड होता है, और राइट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम कहते हैं एवी नोड होता है, ठीक है। इससे निकलते हैं क्या, बंडल ऑफ हिस, और दोनों लेफ्ट राइट हो जाते हैं, इसे कहते हैं पुरगंजे फाइबर, और जो कि मसल फाइबर यहाँ की है, कार्डियक मसल है, उनको इस पर इम्पल्स देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नोड, फिर एवी नोड, और फिर बंडल ऑफ हिस, और फिर पुरगंजे फाइबर एंड मसल्स, ठीक है, देख लेते। तो सबसे पहले ऐसे नोड, ए बी वाला गलत हो गया, ऐसे नोड, आगे ए बी नोड, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, बंडल ऑफ हिस, पुरगंजे फाइबर एंड हार्ड मसल्स। तो आपका ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन का पूरा ये सीक्वेंस हो गया। ईच ओवरी फीमेल कॉकरोच कितने 8 ओवरियों से बनती है, लर्निंग क्वेश्चन आगे पढ़ो। एक्रोमेगैली ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन से होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एस्टिस दिया यहाँ पे, एच बोलो तो ग्रोथ हार्मोन है ना, सोमाटोट्रोपिन हार्मोन बोलो तो ग्रोथ हार्मोन। इन चाइल्डहुड में नहीं, ये एडल्टहुड में होता है, एडल्टहुड में होता है। अगर चाइल्डहुड में हो तो उससे एक्रोमेगैली नहीं गिगेंटिज्म हो जाता है ना, गिगेंटिज्म। एक्रोमेगैली तब होती है जब हम बड़े हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, इसके बाद जीएच ज़्यादा निकल जाए, तब होती है एक्रोमेगैली। तो ये गलत हो गया आपका। कहते हैं एडल्ट हाइपरथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म से कॉल ग्राफ डिजीज होती है, एक्सोथैलेमिक गोइटर भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोडिकोड से टेटानी नहीं होती है, टेटानी तो इनबैलेंस ऑफ कैल्शियम से होती है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। द टाइम ऑफ फिजिकल लेबर फास्टिंग कहते हैं जब फिजिकल लेबर काम कर रहा होता है या फिर वो फास्ट होता है, तो कहते हैं अगर उसमें इंसुलिन का इंजेक्शन दे दो तो इंसुलिन शॉक हो जाएगा। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है, एक बात समझ लो, जिसको डायबिटीज होती है अगर वो फास्ट रखें या काम ज़्यादा कर दें, फास्ट रखें या काम ज़्यादा करने का क्या मतलब हुआ, मतलब उनका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो पहले से टूट चुका है ना। अब डायबिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि ब्लड लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाना है ना, ये डायबिटीज़ है ना। लेकिन जो फास्ट रखते हैं या फिर जो ज़्यादा काम कर लेते हैं, लेबर वगैरह होते हैं, उनको डायबिटीज़ थी, लेकिन जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ अमाउंट जो ब्लड में ग्लूकोज है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद भी आप इंसुलिन का इंजेक्शन पहले दे रहे हो उसमें, सॉरी गलत हो गया डाल दे रहे हो उसमें इंसुलिन, तो फिर क्या होगा, वो इंसुलिन शॉक हो जाएगा, मतलब चक्कर आ जाएंगे उसको, है ना, चक्कर आ जाएंगे, तो फिर इंसुलिन शॉक हो जाएगा। ये सही है, थोड़ा बड़गड़ बड़ हो गया था, कोई नहीं। तो आपका ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 2 and 4 सही है। बोले तो C and B and D सही है आपका, है ना, हाँ B and D सही है, A और C गलत है, A और C गलत है, B and D सही है। ये देखिए इम्पल्स का ट्रांसमिशन है भाई, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। अच्छा ये आपकी वो है ऑप्शन, देख लेते हैं बिलो द डायग्राम। अच्छा साइकिल, तो एक बात जान लो, आपकी ये न्यूरॉन्स है, ठीक है, नर्व है, ठीक, यहाँ पे आई, इसके बाद यहाँ पे ये टीरोडेंड्रिया है इस तरह का, ठीक है, ये सिनेप्टिक नर्व होगी, इसके अंदर बने सिनेप्टिक वेसिकल, ठीक है, इसके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल के पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि फ्यूज हो जाते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और फट जाते हैं, किसमें, सिनेप्टिक क्लेव में गिरेंगे। और फिर यहाँ पे है आपकी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, मतलब अगली वाली नर्व है यहाँ पे। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से आपका होते हैं रिसेप्टर। तो सिनेप्टिक नर्व के अंदर है क्या, सिनेप्टिक वेसिकल, जिसके अंदर भरा है न्यूरोट्रांसमीटर, जो फ्यूज हो जाते हैं खुद की मेम्ब्रेन से और यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेड में फैला देंगे न्यूरोट्रांसमीटर। फिर यही न्यूरोट्रांसमीटर का इम्पल्स इसमें कैसे होता है, क्योंकि रिसेप्टर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, है, ठीक है। एक चेक देख लो, इम्पल्स अराइव इन एक्सोन टर्मिनल, हाँ ठीक है, एक्सोन टर्मिनल पे इम्पल्स आ गई, देख लेते हैं। स्टिमुलेट करेगा मूवमेंट ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल, बिल्कुल सही बात है, सिनेप्टिक वेसिकल का मूवमेंट करेगा, यहाँ पे काफ़ी आगे तक मूवमेंट करेंगे और फ्यूज हो जाएंगे प्री से, जैसे ही फ्यूज होंगे उसके बाद फट जाएंगे, ठीक है। कहते हैं रिलीज ट्रांसमीटर फट जाएंगे इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पर फैला दिया इन्होंने, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर जो है बाइंड करेगा किससे, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन, अच्छा रिसेप्टर होगा यहाँ पे, रिसेप्टर प्रेजेंट इन पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बी क्या होगा, रिसेप्टर होगा,
बी रिसेप्टर है और क्या होगा, पोस्टनेटल मेम्ब्रेन। बी रिसेप्टर है, पोस्टनेटल मेम्ब्रेन, और जो कि कैसा हो सकता है, इनहिबिटरी भी हो सकता है और एक्साइटेटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब अगर हम गर्मी है, अगर हम बर्फ़ पे हाथ रख रहे हैं तो ये कैसा होगा, इनहिबिटरी, मतलब रखे रहो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर गर्मी है तभी पे हाथ रख दिए गरम, तो ये कैसा एक्साइटेटरी हो गया, मतलब एक्साइट करके हाथ हटा लेंगे हम। तो जो हमारा मैसेज है वो कैसे भी हो सकता है, हम हाथ रखना भी चाहेंगे और हटाना भी चाहेंगे। इसलिए जो पोस्टनेटल मेम्ब्रेन का मैसेज है वो मे बी इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग फ्लावर वंस इन द लाइफ टाइम, कहते हैं मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, ठीक है। कौन से होते हैं, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग अगर लाइफ में एक बार हो तो कहते हैं मोनोकार्पिक, अगर बार बार हो, काफ़ी बार हो तो कहते हैं पॉलीकार्पिक। ये अब एनुअल भी हो सकता है, बाइनल भी हो सकता है, ठीक है। तो बम्बू शूट ऐसा है जो एक ही बार में 50 से 100 साल में एक बार फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद डाई हो जाएगा, है ना। लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर लिखा है, ठीक है, बाकी काफ़ी बार करेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पोलन ग्रेन के। पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, पोलन कंजम्पशन बीन क्लेम्ड एथलीट वगैरह में दिए जाते हैं, रेस हॉर्सेस वगैरह में, ठीक है, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, सही बात है। स्टोर पोलन कहते हैं जो पोलन स्टोर पोलन इन पोलन बैंक, पोलन बैंक में जो स्टोर होते हैं, कहते हैं कैन नॉट बी यूज इन क्रॉप, नहीं बिल्कुल करेंगे भाई, कैन नॉट भी क्यों, स्टोर इसलिए कर रहे थे ताकि उनको यूज कर सके, है ना, तो गलत हो जाएगी। पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन तब हुआ जब नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन बोले तो -196 डिग्री में स्टोर करते थे, ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गार्डन पी में देख लेते हैं। अब सीड कलर देखो, इसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूँ। सीड कलर के दो होते हैं, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है, ठीक है, येलो ग्रीन, ठीक। तो कहते हैं अगर जो डोमिनेंट कैरेक्टर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कहते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अगर होमोजाइगस है बोलो कैपिटल वाई है, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी बोलो हेटेरो भी है, तो दोनों इसको हम क्या बोलेंगे, येलो ही तो बोलेंगे, है ना, येलो सीड बोलेंगे ना। अगर स्मॉल वाई तब बोलेंगे ग्रीन। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो होमो हेटेरो दोनों में एक्सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन रेसिसिव जो होते हैं वो सिर्फ होमो में एक्सप्रेस कर पाता है। तो ये देख लो, जिसमें होमो हेटेरो लिखा है वो क्या डोमिनेंट होना चाहिए, और जिसमें सिर्फ होमो लिखा है वो कैसा होना चाहिए, रेसिसिव होना चाहिए, बस मैच कर लो। सीड कलर येलो डोमिनेंट है तो होमो में भी हेटेरो दोनों एक्सप्रेस करेगा। पॉट कलर ग्रीन कैसा है, डोमिनेंट है, इसमें उल्टा होता है, येलो वाला कैसा होता है, रेसिसिव होता है, ठीक है। तो होमो भी दोनों में एक्सप्रेस करेगा, ये भी ठीक है। फ्लावर पोजीशन टर्मिनल कैसी, रेसिसिव है, रेसिसिव है तो ओनली कैसे एक्सप्रेस करेगी, होमो में, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं तो गलत हो गया ना, ये गलत ही पूछा है, ये सही हो गया, ठीक। पॉट शेप में जो कॉन्स्ट्रिक्टर शेप है, एक होती है नॉर्मल शेप, तो नॉर्मल शेप होती है कैसी, डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टर बोले पचकी हुई तो कैसी होती है, रेसिसिव। रेसिसिव सिर्फ एक्सप्रेस कैसे करेगी, ओनली होमो में, तो सही बात लिखी है इन्होंने, ठीक है, ये सही हो गया। ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में कौन सा गलत है, कह रहा है F2 phenotype 9331 रेशियो सबको पता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस, हाँ क्रॉस तो करानी पड़ेगा, ये भी सही बात है। कहते हैं ये बात देख लेते हैं, गैमीट प्रोड्यूस इन F1 प्लांट 4 टाइप के होते हैं, 1:1:1, बिल्कुल सही बात है। अभी कैसे होते हैं अभी हम बताते हैं, ठीक है। कहते हैं नंबर या फिर टाइप ऑफ गैमीट, ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमीट हमेशा 2 की पावर होती है n, यहाँ पे m क्या होती है, हाइब्रिड, ये n क्या हाइब्रिड है, तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 की पावर 2 = 4, तो 4 टाइप के गैमीट होंगे, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, यही 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा आपको क्रॉस करके बता सकता हूँ, ठीक है, कहो तो अभी बता भी दूंगा, लेकिन ये वाला गलत है। कैसे, कहते हैं F2 जनरेशन जो है वो ऑब्टेन होती है कैसे, F1 की सेल्फिंग से, है ना। ये लेकिन उन्होंने क्या बोला है, कह रहा है क्रॉस बिटवीन F1 प्लांट विद वन ऑफ द पेरेंट्स, कह रहे हैं कि ये पेरेंट्स है, मान लो ये पेरेंट्स है, ठीक है, ये क्रॉस करके हमने ये F1 बना दी, ठीक है, F1 से हम F2 बना रहे हैं, तो F1 कैसे निकली, क्योंकि F1 की हम F1 से ही सेल्फिंग कराएंगे तभी तो F2 हुई। लेकिन ये कह रहे हैं कि F2 जनरेशन वो F1 की किसी पेरेंट से क्रॉस कराया तब F2 आई, ऐसा नहीं है। जब ये काम करेंगे तो इसे कहते हैं बैक क्रॉस, अगर डोमिनेंट से करा दिया तो कहते हैं आउट क्रॉस, अगर F1 का क्रॉस हम रेसिसिव करा दें तो कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों मतलब बनाते कहते हैं बैक क्रॉस, तो ये बैक क्रॉस लिखा है यहाँ पे, है ना। ये कैसे होती है, F2 कैसे मिलती है, F1 की सेल्फिंग से, तो गलत लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं,
ए चाइल्डहुड विथ ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, कह रहा है चाइल्डहुड है, कोई बच्चा है, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप का है, मतलब उसके पास आपके दोनों आई नॉट होंगे हैं, तभी तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। अब इनके पेरेंट्स देखना है हमें, है ना, पेरेंट्स कैसे होंगे, ये आपके मदर हो गए, ये फादर हो गए, ये चाइल्ड हो गई आपकी, ठीक है, F1 जनरेशन है ये। देख लेते हैं कैसे हो सकते हैं। कह रहा है मदर है बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप है, मतलब इसके पास एक तो श्योर है, इसके पास आई भी जरूर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है अभी हमें पता नहीं, छोड़ते रहे, बी ब्लड ग्रुप, दूसरा बी भी हो सकता है, नॉट भी हो सकता है, ठीक। द फादर आल्सो हैव बी ब्लड ग्रुप, तो अच्छा इनके पास भी है आई भी, और दूसरा क्या है अभी पता नहीं। लेकिन आप इस पर देख लेते हैं, अब एक इसका जो है ना एक एलील है, मतलब एक आपका जो आई नॉट है एक पापा से आता है, एक बच्चे के पास मम्मी से आता है, तो एक पापा से आया होगा मतलब ये, एक मम्मी से आया होगा मतलब ये, तो श्योर है इनका ब्लड ग्रुप देखो यहाँ से बी हो गया, ये भी बी ब्लड ग्रुप के हैं, ये भी बी ब्लड ग्रुप के हो गए, ठीक है। तो मतलब इनकी जो ये हो गया आपका क्या होगा इसमें साइड आई बी आई नॉट, इनका भी आई बी आई नॉट, तो मम्मी पापा की यही होंगे आई बी आई नॉट, ठीक है। फिनोटाइप, ये फिनोटाइप बी 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 ओ यहाँ पे जीनोटाइप, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी करें, मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे। ये देख लेते हैं, पेडिग्री है, पेडिग्री कहो तो मैं पूरी सिखा भी सकता हूँ, ये विदिन 5 सेकंड में आप पेडिग्री बता देंगे, ठीक है, थोड़ा बता दें कहो तो। डॉक्टर एक्स, ठीक है, डॉक्टर हम लोग डॉक्टर बनने आए हैं एक्स, और इसको उल्टा कर दो एक्स ए, ठीक, ये फॉर्मूला है, ए एक्स एक्स ये फॉर्मूला है, ठीक। डॉक्टर, डी मतलब डोमिनेंस, आर मतलब रेसेसिव, ऑटोसोमल एक्सीलेंट एक्सीलेंट ऑटोसोमल, ठीक है। डोमिनेंट का ऑटोसोमल या फिर डोमिनेंट का एक्सीलेंट होगा, या रेसेसिव का एक्सीलेंट या रेसेसिव का ऑटोसोमल होगा। अब सबसे पहले एक फॉर्मूला लगाओ, एवरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। मतलब अगर बच्चों के बीमार हैं तो पेरेंट जरूर बीमार होने चाहिए, उसे कहते हैं डोमिनेंसी। क्यों डोमिनेंसी इतना खतरनाक होगा कि अगर बच्चे बीमार हैं तो मतलब पेरेंट्स में जरूर होना चाहिए डिसीज, ठीक है। तो देख लेते हैं, बच्चे अगर बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं तो पेरेंट जरूर होंगे, हाँ सही है, ये डोमिनेंसी को बता रहा है, ठीक है। और ये सीक्वेंस से चलेगा, पहले डी देखेंगे, फिर ए देखेंगे डी के साथ, फिर डी के साथ एक्स भी देखेंगे, जब ये हो जाएगा फिर जाएंगे आर पे, इस सीक्वेंस से चलता है, हमेशा याद रख लो, ठीक है। तो डोमिनेंसी पहले देखेंगे, तो एवरी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, अगर बच्चे बीमार हो तो पेरेंट्स जरूर होंगे, डोमिनेंसी, ठीक है, ये डोमिनेंसी बता रहा है। अगर बच्चे बीमार है ही नहीं तो पेरेंट्स के पास कहाँ से होंगे, अगर बच्चे बीमार हैं, हाँ बीमार है तो पेरेंट्स जरूर, हाँ बिल्कुल सही है, ये डोमिनेंस है, मतलब डिसीज आपकी कैसी डोमिनेंस है। अब इसको हटा दो इतना, ठीक है। अब या तो ए होगा या फिर एक्स होगा। अब ए को एक्स को देखने के लिए सारी की सारी फीमेल हमेशा डिसीज कर दिया करो, मतलब जितनी भी पूरी कैटेगरी में जितनी भी होंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी डिसीज, मतलब कोई भी ऐसी नहीं होगी नॉर्मल, सारी की सारी डिसीज होंगी, तब होगा एक्स। और ए देखने के लिए, ऑटोसोमल देखने के लिए सिर्फ आप F1 देख लिया करो, और F1 में ये देख लिया करो कि कोई भी एक भी F1 अगर मेल और फीमेल दोनों की दोनों बीमार हों, मतलब F1 मेल भी बीमार होना चाहिए और फीमेल भी बीमार, तब वो F1 होगा, ठीक है। डी पता चल गया, डी के बाद ए देखना है, कोई भी एक F1 देख लो, हमें ए भी F1 देख लिया, देखो यहाँ पे मेल बीमार है ना, देखो फीमेल भी मेल दोनों में, मतलब ये क्या हो गया, डोमिनेंट था हो गया था, और इसके बाद ऑटोसोमल भी हो गया, मतलब ये क्या है डोमिनेंट ऑटोसोमल, ठीक है, डोमिनेंट एंड ऑटोसोमल फर्स्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर सारी की सारी फीमेल बीमार होती पूरी कैटेगरी में, देखो कहाँ ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, तो तब होती है एक्स, डोमिनेंट एक्स, तो ये तो है नहीं, क्यों ये नॉर्मल है। फिर देखते हैं आर पे, आर में आर को देखने के लिए कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्स पे जाते हैं, ये चीज़ कंडीशन है, ये सारी बीमार है और यहाँ पे सारी कैसी नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब एक भी बीमार नहीं होनी चाहिए, तब होता है वो एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक बीमार दिख गई हमें, ठीक है, तब एक्स होता है। और ये देखने के लिए सारी की सारी नॉर्मल हो और एक भी बीमार दिख गई तो हो जाएगी ऑटोसोमल, ठीक। तो ये पूरी कैटेगरी है, डॉक्टर एक्स एक्स ए देखने के लिए सिर्फ F1 देख लो, मेल फीमेल दोनों बीमार होने चाहिए, एक्स देखने के लिए सारी फीमेल बीमार होनी चाहिए, एक्स देखने के लिए यहाँ पर सारी नॉर्मल होनी चाहिए, और एक भी बीमार हो गई तो ऑटोसोमल है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट आंसर है, पूरी कैटेगरी आपको पढ़ा दी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहते हैं रेड एंड टाल डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है, कैरेक्टर हाइब्रिड करा रहा है क्रॉस विद रेसेसिव डॉर्फ, है ना, रेसेसिव डॉर्फ से, ठीक है, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा रहा है, स्मॉल आर स्मॉल टी से करा रहा है, ठीक है। ये आपको क्या है रेसेसिव पेरेंट्स है, और ये क्या है हेटेरोजाइगस। जब हेटेरोजाइगस का क्रॉस हम रेसेसिव पे कराते हैं तो ये होता है टेस्ट क्रॉस, और इसका रेशियो 1:1 अगर मोनोहाइब्रिड है, और 1:1 होता है अगर ये डाइहाइब्रिड है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड है ये, इसलिए 1:1 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। कुछ कराना नहीं, क्रॉस वॉस नहीं कराना है इसमें, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्रॉस नहीं कराना पड़ता। रिकीफोर्ड चीज बोले तो ये निकलता है पेनिसिलियम रिकीफोर्टाई,
पॉलीसेलियम रोकीफोर्टाई से ऑब्टेन होता है। राइपेंड फॉलोड बाय स्पेसिफिक ऑर्गन विच गिव ए पार्टिकुलर फ्लेवर दे रहा है ना। तो क्या कौन सा फ्लेवर देता है? कौन सा? फंजाई, ये फंजाई एक प्रकार की, ठीक है। कहते हैं बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है? प्रोपनियोबैक्टीरियम सारमानी, है ना, यही है शायद, हाँ, प्रोपनियोबैक्टीरियम सारमानी है जो स्विच देता है ना। उसका स्पेसिफिक फीचर होता है कि लार्ज होल, हार्ड होती है, स्पॉन्जी होती है, होल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, है ना, बैक्टीरिया से मिलने वाली चीज़। लेकिन जो फंजाई की चीज़ होती है वो पार्टिकुलर फ्लेवर के लिए जानी जाती है। अच्छा फ्लेवर चाहिए आपको तो फंजाई वाली, है ना, रोकीफोर्टाई से। तो फ्लेवर वाली मांग रहा था तो फंजाई से निकलेगी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एस्परजिलस नाइगर बैक्टीरिया यूज टू ऑब्टेनिंग एसिटिक एसिड, नहीं, ये तो एसिटिबैक्टर एसिडाइज निकलता है, एसिडोबैक्टर एसिडाइज से सिट्रिक एसिड निकलता है, ये सही बात है, लेकिन ये गलत हो गया, इससे गलत हो गया ये। स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज इन क्लॉज़बस्टर, कुछ सही बात है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया होती है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, इससे ऑब्टेन होती है क्या? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है, काइनेज एज लगा है। जो क्लॉटबस्टर होता है, मतलब जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर ब्लड क्लॉट वगैरह बन जाए तो उनको क्लॉट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं, जो कि निकलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। सही हो गया आपका यही, है ना। मोलस्कस परवीरियस से निकलता है क्या? स्टैटिन, है ना, ये स्टैटिन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज, नहीं, स्विच चीज, ये तो आपने प्रोपनियोबैक्टीरियम सारमानी से निकल रहा था, लार्ज होल वाली स्विच चीज, है ना। इससे स्टैटिन निकलता है, जो कि क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। और टॉडी निकलती है फर्मेंटेशन से, ये बोल रहे हैं कि लैक्टोबैसिलस से निकलता है, नहीं, फर्मेंटेशन से, ये भी गलत हो गया। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट। सिक्वेंस देख ले रहे हैं फिलहाल। ये ट्यूबुलर रेक्टल एनसीईआरटी में नहीं है, फिलहाल आपको बता देते हैं। आपके जो सेमिनिफरस ट्यूबुल हैं, ये मानो टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाती है, ठीक है। इन्हें तीन सेमिनिफरस ट्यूबुल होती हैं, ऐसे करके निकलती हैं, ठीक है। इधर करते हैं, उधर तरफ चलेंगे, ठीक है। ये आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट होगा, लगभग 250 होते हैं, ठीक है। और हर कंपार्टमेंट में 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल होती हैं, ठीक है, ये हो गई। अब ये तीनों सेमिनिफरस ट्यूबुल आपस में मिल जाती हैं आगे जाके, ठीक है, ऐसे करके। तो इन्हीं कॉमन सेमिनिफरस ट्यूबुल को बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। बोलो ट्यूबुलाई रेक्टाई नथिंग जस्ट ए कॉमन सेमिनिफरस ट्यूबुल। इसके बाद ये आगे जाके काफ़ी जाल बना देंगे, इसको बोलते हैं क्या? रेडियोटेस्टिस, ठीक है। तो ये आपकी होगी रेडियोटेस्टिस, ठीक है। इसके बाद आगे जाके ऐसे करके इफ्रेंसिया बनाएंगी, तो ये क्या है? वासा इफ्रेंसिया, ठीक है। और आगे जाके मिल जाएंगी फिर से और बना लेंगे एक प्रकार का ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं एपिडाइडमस और फिर वासा डिफरेंस, ठीक है, यूरेथ्रा। ये सिक्वेंस लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा रीड रख लो, रीड REED, ये सिक्वेंस होता है। रेडियोटेस्टिस, इफ्रेंसिया, एपिडाइडमस एंड डिफरेंस, दोनों में भी आता है। वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंस, के लिए वासा मैंने हटा दिया, तो वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, ठीक है, इधर है। और बीच में है एपिडाइडमस और इधर रेडियोटेस्टिस। इसके पहले अगर देखना है तो ट्यूबुलाई रेक्टाई आप देख सकते हैं, उसके पहले भी देखना है तो आप सेमिनिफरस ट्यूबुल भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर देखना है तो आप देख सकते हैं यूरेथ्रा को, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया। तो रीड याद रख लो, रीड, 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन डेवलपमेंट ओवम अरेस्टेड, कहाँ अरेस्ट होता है? देख लो, आपकी जो प्राइमरी ओगोनिया होती है, पहले यहाँ से स्टार्ट होता है। आपकी ओगोनिया है, ठीक है, ये ओगोनिया मान लो, ठीक है। इसके बाद इसे खापी के मोटिव जाएगी, बोलो माइटोटिक डिफरेंशिएशन होगा, माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता है। आपकी बना देगी खापी की मोटिव जाएगी तो बना देगी क्या? प्राइमरी oocyte, ठीक है। ये चीज़ हमारा काम हो गया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। फिर प्राइमरी oocyte से आपका होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होती है, तो बन जाती है आपकी सेकेंडरी oocyte एंड बन जाती है फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte हो गया, सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोसिस डिवीजन सेकंड होती है, तो ये फिर से 2 साइड बना देगी, सेकंड पोलर बॉडी बना देगी और बना देगी ooted, ठीक है। यही ooted ट्रांसफर हो जाती है ओवा में। ooted का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी oocyte का किया है। तो ये आपकी क्या है? सेकेंडरी oocyte। अब देख लो क्या है इसमें। तो ये काम आपका हो गया था कब? यहाँ तक एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जैसे ही बर्थ हुआ तो प्राइमरी oocyte, मतलब ये किसके अंदर है? ये आपकी प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर है, ठीक है, प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो आपका ये चीज़ होगी थी कब? एट द टाइम ऑफ मियोसिस बन होगी थी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब जो पहली बार ब्लीडिंग हुई, पहली बार मेंस्ट्रुएशन हुई प्यूबर्टी स्टेज में, वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद बनी। मतलब सेकेंडरी oocyte का बनना
ये इंडिकेट करता है कि पहली बार मेंस्ट्रुएशन 13 साल में हो गई हमारी, ठीक है, सेकेंडरी oocyte। लेकिन ये सेकेंडरी oocyte बार बार ओव्यूलेट हो जाती है, बार बार निकल जाती है बाहर, तब तक जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो। तो कह सकते हैं मियोसिस सेकेंड आपकी तब तक नहीं होगी जब तक आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट आपकी कंप्लीट कब होगी, जब प्यूबर्टी पहली बार मेंस्ट्रुएशन है, और मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होगी, जब आपका पहली बार फर्टिलाइजेशन होगा या स्पर्म आके उसको सेंट्रियोल देगा, है ना, तब होगा मियोसिस सेकंड। तो कहते हैं आपकी जो अरेस्टेड हो जाती है कहाँ, ओव्यूलेशन के टाइम पे अरेस्टेड हो जाती है कहाँ, सेकेंडरी oocyte के बनने का, बोले तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, या बोले तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, या बोले तो एट द टाइम कंप्लीट ऑफ मियोसिस सेकंड, आफ्टर कंप्लीट मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो देख लो उसमें सेकेंडरी oocyte जो कि ओव्यूलेट होता है, मतलब जो ओव्यूलेशन होता है किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है ना। और जाती है किसमें, ट्यूब में, और इसका वेट करेगी स्पर्म का कि स्पर्म आएगा हमको फर्टिलाइज करेगा और हमारी मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा और बनाएगा ओटिडी यानी कि ओवा, ठीक हो भैया थक गए। ये आपकी इनेट इम्यूनिटी है, innate immunity nothing just a physical, physiological, cellular and cytokine defense. This is the first line of defense. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल बैरियर, बोले तो स्किन या म्यूकोसा कोटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी या कहते हैं यूरिनरी, है ना, रिप्रोडक्टिव और यूरिनोजेनाइटल, ठीक है। तो यूरिनोजेनाइटल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी की जो म्यूकोसा है और स्किन है, ये फिजिकल बैरियर में यूज होती हैं। इसके बाद जब ये क्रॉस कर जाता है तो आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, बोले तो सलाइवा, बोले तो टीयर्स, बोले तो एसिड इन द स्टमक, ये आपका फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट अर्थात न्यूट्रोफिल्स हो या फिर आपकी मोनोसाइट हो, है ना, मोनोसाइट हो, ये आपकी यूज करती है किसमें, मैक्रोफेजेस में, है ना, मतलब सेलुलर बैरियर में, तो आपकी सेलुलर बैरियर में ये आ जाएंगी, ठीक है। और साइटोकाइन में आपकी एक प्रकार की अलार्म होती है, इंटरफेरॉन होती है, जो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए उल्टा दिया है, A3 की ऑप्शन में है, ठीक है। तो थोड़ा सा करेक्ट, क्या B2 है, B2 सही है, C1 है, C1 सही है, D4 है, D4 सही है, ठीक। All the mammal like whale, bat and cheetah, human, etc. शेयर करते हैं सिमिलरिटी पैटर्न इन बोन फॉर्म, मतलब ये कैसे हैं, आपकी ऑरिजिन सेम है, अर्थात ये कैसे हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ऑरिजिन सेम है और फंक्शन डिफरेंट हो तो कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। होमोलोगस होते हैं, होमोलोगस ऑर्गन, ठीक। कहते हैं आर गिवन एग्जाम्पल, मतलब ये सारी चीज़ें क्या कन्वर्जेंट है, नहीं, गलत हो गया, तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ए असर्शन इज ट्रू, R is incorrect, second option will be correct. After the biosynthetic phase कह रहे प्रोडक्ट सेपरेट एंड प्यूरिफाइड, अच्छा डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, कुछ है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। द स्पेस लिमिटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है। यही आंसर सेम होता है, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो मैट्रिक्स आंसर होता, ठीक है, स्ट्रोमा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन सेल डिपेंड करता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि सेल की एक्टिविटी कैसी, अगर हम मोटे तगड़े हैं, काम ज़्यादा करते हैं, तो हमारी सेल का अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप है, साइज है, अच्छा होगा, बड़ा होगा और नंबर में भी ज़्यादा होगा। तो हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया के सिर्फ नंबर को ही डिसाइड नहीं कर देगा, उसका शेप का, उसका साइज को भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो नंबर एंड शेप साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करेगा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो नॉट ओनली नंबर, याद रखिए, नॉट ओनली नंबर के साथ साथ उसका साइज, उसका शेप, माइटोकॉन्ड्रिया का हर चीज़ ना, लेकिन सेल का शेप साइज से मतलब नहीं है, मैं इसमें बोल रहा है ना, हाँ। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डायोसियस प्लांट कौन कौन से होते हैं, साइकस होते हैं, बाकी सब मोनोसियस हैं, ठीक है। डायोसियस मतलब दो घर, है ना, टू होम बोले तो डायोसियस मतलब मेल वाला अलग है और फीमेल वाला अलग है, मेल वाला अलग है, फीमेल वाला अलग है, डायोसियस बोलते हैं, ठीक है। इसको हेटेरोटॉलजी भी बोल सकते हैं, है ना, इसको बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, इसको गलत बोल दिएगा, यूनिसेक्सुअल बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर यूनिपेरेंटल, ठीक है। ये आपकी कैसे मोनोसियस है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर होगी, इसके मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एरिया वेयर द टू कम्युनिटी ग्रेटर नंबर, अच्छा देखो, एक कहते हैं एक कोई कम्युनिटी है, मान लो ये एक्वाटिक कम्युनिटी है, ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, बगल में यहाँ पे ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड है, ठीक। तो आपकी एक ये कम्युनिटी है, एक ये कम्युनिटी है, लेकिन एक ये एरिया ऐसा एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या
इकोलॉजिकल मतलब जो डाइवर्सिटी है सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? यहाँ एक्वाटिक स्पीसीज भी हैं जो कि बाहर आ जाती हैं और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल की भी हैं यहाँ पे आती हैं। तो जब दो कम्युनिटी का जो एरिया होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन या फिर इकोटोन, इसको इकोटोन बोलते हैं। यहाँ पे स्पीड डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, तो ये इकोटोन के बारे में पूछ रहा है। तो इकोटोन होता है एरिया, फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं है, आगे देख लेते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। साइटोक्रोम सी स्मॉल प्रोटीन होती है। देखो पहले हम बता देते हैं कॉम्प्लेक्स वन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वन क्या होता है? NADH2, ठीक है, डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, आज समझ लेना। कॉम्प्लेक्स 2 में FADH2 आता है, N आता है सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज। पूरा नहीं लिखेंगे और टाइम लग जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 में आपके क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स 3 में आ जाते हैं VC1, ठीक है, VC1 के बाद C इधर आ जाएगा और AA3 भी इधर आ जाता है, मतलब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 है, ठीक है। और 5 में क्या आता है? 5 में आता है आपका ATP सिंथेटेज, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1। अब देख लेते हैं क्या साइटोक्रोम सी, अब पूरा पैच बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आए क्या? NADH2, ठीक है, यहाँ से FMN या जो भी है, यहाँ ऊपर से आते हैं FADH2 यहाँ से करके, ठीक है। और VC1 CA3 और ADP सिंथेटेज, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा किसमें? कॉम्प्लेक्स 5 में। और ये पूरा आ जाता है आपका किसका? कॉम्प्लेक्स 4 में। और BC1 आता है कॉम्प्लेक्स 3 में। और सक्सीनेट डिहाइड्रोजन में FAD आते हैं 2 में, ठीक है। और ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 में, ठीक है। एक्चुअली में ये चीज़ इधर होनी चाहिए, इधर होती है ये नया एनसीईआरटी का कोड, ठीक, इधर होती है, ठीक है। ये ऐसे उल्टे करके आते हैं, ये भी इधर आते हैं, ठीक। फिलहाल देख लेते हैं। हाँ, कह रहा है कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम सी ये है स्मॉल प्रोटीन है, हाँ ठीक है। अटैच टू आउटर मेम्ब्रेन नहीं, आउटर नहीं है, इनर मेम्ब्रेन होती है। ये इनर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। कौन सा? साइटोक्रोम सी इनर मेम्ब्रेन। तो गलत हो गया ये, क्या गलती पूछा क्या? नहीं, गलत, सही पूछा है, तो ये गलत हो गया, ठीक। साइटोक्रोम सी कह रहा है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 2 to 3, नहीं, साइटोक्रोम सी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन करता है 3 से 4, तो ये भी गलत हो गया। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसी के बारे में सब कुछ है। कॉम्प्लेक्स 4 में आता है, हाँ बिल्कुल सही जवाब भी सही हो गया मेरे ख्याल से। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम, कॉम्प्लेक्स 3 बोले तो इसकी बात कर रहा है। साइटोक्रोम A3 होता है, नहीं A3 तो 4 होता है ना, ये 4 में आता है। तो कह रहा है A3 एंड 2 कॉपर आयन, हाँ इसके पास 2 कॉपर आयन होते हैं नो डाउट, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स 3 नहीं, कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 बोल रहे हैं, इसलिए गलत हो गया, इसलिए थर्ड ऑप्शन बिल्कुल गलत। आगे देख लेते हैं। असद रीजन है, कह रहे जेनेटिक कोई नियरली यूनिवर्सल है, नो डाउट बिल्कुल सही बात है। और हीमोफीलिया जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ये कुछ अलग बोल रहे हैं, ये एकदम कोई मतलब ही नहीं है इसका, ठीक है। तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट बोथ आर करेक्ट। गला बैठ गया ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, बस समझ लो ये आप लोग। मुझे द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली कह रहा है जिंक है, जिन नहीं है, जिंक को फैक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले हम आपको बता दें, एक होता है होलो एंजाइम, ठीक है। होलो एंजाइम एक प्रोटीन का पार्ट बना होता है, प्रोटीन पार्ट, एक बनता है नॉन प्रोटीन पार्ट। जो प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको बोलते हैं कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर 3 प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, या फिर वो हो सकता है मेटल आयंस, ठीक है, या फिर वो हो सकता है कोएंजाइम्स, ठीक है, कोएंजाइम्स हो सकते हैं। ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक, या आपका प्रोटीन पार्ट है कोएंजाइम। अब देख लेते हैं पूरा। कहते हैं जिंक बोले तो मेटल आयन में आएगा, जिंक मेटल आयन में, मतलब ये क्या है? कोफैक्टर है, कोफैक्टर बोलो या फिर आप मेटल आयन वहाँ से बोल सकते हैं। तो कहते हैं जिंक कोफैक्टर होता है, ठीक है, ओके। कह रहा है प्रोटीनेटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज, नहीं यहाँ पे होना चाहिए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, मतलब ये प्रोटीनेटिक एंजाइम ये होता है, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक है। जिंक इज द कोफैक्टर होता है किसमें? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। हो गया ये। आगे देख लेते हैं, क्या ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, देख लेते हैं बात। क्या निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलो तो NAD है ना, NAD या NADP जो भी है। कह रहा है कोएंजाइम होता है, बिल्कुल सही बात है। लोग किससे बनते हैं? विटामिन B3 बोलो तो नियासिन से बनते हैं, ये पूरा कोएंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है भैया, सही है। कह रहा है हीम एक्ट एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है एंजाइम किसमें? कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज दोनों होते हैं। एंड ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब लिखा है, पूरा एनसीईआरटी लाना है, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। कोफैक्टर इज द पार्ट ऑफ एंजाइम विच डज नॉट इफेक्ट, नहीं इफेक्ट तो करेगा भैया, कोफैक्टर बहुत जरूरी होता है, डज नॉट इफेक्ट है ना। रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी देखो, रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम बढ़ाता था, लेकिन कोफैक्टर आगे और बढ़ाता था। क्या कहते हैं 200 मॉलिक्यूल
H2CO3 के 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे थे बिना एंजाइम के, लेकिन जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट आया, बोले तो एंजाइम आया, इसके बाद 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बनने लगी, नहीं 10 मिलियन टाइम्स स्पीड अप हो गया। लेकिन जब जिंक और आ गया, बोले तो कोफैक्टर और आ गया, किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के साथ, तो और स्पीड में आने लगा, जिसके एनसीईआरटी ने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो स्पीड अप करने के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा स्पीड करने के लिए उस एंजाइम में लगाना पड़ता है हमें कोफैक्टर। तो दोनों मिला के फिर हम बोलते हैं होलो एंजाइम, जो कि एनसीईआरटी ने एंजाइम ही बोला सिंपली। ठीक है, तो एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट, एक नॉन प्रोटीन पार्ट। ये किस लिए जरूरी होता है, स्पीड अप करने के लिए, ये क्या और ज़्यादा स्पीड करने के लिए। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं, ये भी आपका सही हो गया था ना, हाँ करेक्ट नहीं, गलत हो गया था, कह रहे थे नॉट इफेक्ट करता था, ये गलत हो गया। तो कहते हैं BNC करेक्ट, बी स्टेटमेंट BNC करेक्ट है। पूछ क्या रहा है इसमें, करेक्ट ही पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड हो गया। फिर which of the following statement incorrect regarding mitochondria regarding क्या मैट्रिक्स possesses single डबल स्ट्रैंड DNA मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम 70 है, बिल्कुल सही जवाब है भैया जी। साइड ऑफ एरर रेस्पिरेशन होता है, नो डाउट, है ना। एरर कहते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री होती है, ऑर्गेनेल वाइल द इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी का बनाता है, बिल्कुल सही बात होगी ये भी। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फ्यूजन नहीं फिजन, है ना, फिजन के द्वारा होता है, ये तो जुड़ना होता है, फिजन मतलब टूटना होता है, ये गलत हो गया। प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, अच्छा मेम्ब्रेन प्रोटीन पूछ रहा है, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन सी, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन के बारे में बात कर रहा है, जिसकी यूज होती है फैसिलिटेटेड डिफूजन में एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में, तो 1 और 3 नहीं होती है सिंपल डिफ्यूजन में। जनरली सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है डज नॉट अकर इन ए ग्रुप ऑप्शन ग्रुप। ठीक है, जनरली सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन द ग्रुप, सेलेक्ट द ऑप्शन ग्रुप ए। कह रहा है, अच्छा कह रहा है कि एक ग्रुप ए है, कोई कौन सा ग्रुप है, कह रहा है ऐसा ग्रुप है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ ना हो। तो हम बता दें सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, आपके डाइकोट में होती है। ये डाइकोट क्या है, एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। ठीक है, बोले तो इसमें बोले तो मोनोकोट में नहीं होती। ठीक है, ऐसे बोल लो। और जिम्नोस्पर्म में भी होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म होती है, और सम टेरिडोफाइट में होती है, जिसके बाद वेस्टिबुलर बंडल होते हैं। सम टेरिडो नहीं होती है, ब्रायोफाइट में नहीं होती है, एल्गी में एंड लोअर प्लांट्स में, और नहीं होती है मोनोकोट में। ठीक है, देख लो, तो एक ग्रुप ही होगा जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ कह रहा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है ना, हाँ, तो जिसमें नहीं होती है उसे छांटना है हमें। तो इसमें तो होती है डाइकोट में, तो ये नहीं होगा आंसर। यहाँ डाइकोट दिया, ये भी नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म में भी होती है, ये भी नहीं होगा। तो मोनोकोट में नहीं होती, ओके। एल्गी फिलामेंट में नहीं होगी, ओके। ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट में भी नहीं होती, ओके। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट में भी नहीं होगी, फिलहाल 4000 विल बी करेक्ट। द बोटल फ्रूट जूस थ्रो द मार्केट क्लियर, अच्छा जो बोतल के फ्रूट जूस होते हैं उसको आपको प्रोटीएजेस, है ना, प्रोटीन एंड पैक्टिनेजेस, प्रोटीएजेस एंड पैक्टिनेजेस, है ना, मार्केट क्लियर एज ए चूज द। ठीक है, मतलब 2 एग्जाम की जरूरत पड़ती है उसको मार्केट करने से पहले, है ना, जूस को मार्केट करने से पहले। तो 1 और 2 ये आपका रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, है ना। कहते हैं इफ एनी प्लेन body divided into 2 equal of then symmetry radial symmetry, if only one plane body divided into 2 equal of, हम सिर्फ इस प्लेन से काटने पे 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाएंगे। अगर हम ऐसे काट देंगे आप मुझे ऐसे, तो हम इक्वल में नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस बोतल है, इस बोतल को आप ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो या फिर ऐसे काटो, है ना, किसी भी एक्सेस या किसी भी प्लेन से काटो, 2 इक्वल ऑफ होना ही होना है। तो कहते हैं इफ एनी प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ऑफ सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री, ओनली वन प्लेन बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ऑफ symmetry bilateral symmetry, and the radial symmetry is found in Coelenterata, Ctenophora and adult of Echinodermata। बहुत ज़्यादा होता है, radial symmetry देख लेते हैं। कहते हैं सिल्वरफिश लेपिस्मा, सिल्वरफिश लेपिस्मा आर्थ्रोपोड का है। फ्लाइंग फिश एक्जिस्टिटस बॉनी फिश है, एक्जिस्टिटस, ओके। डेविल फिश मोलस्क का है, ऑक्टोपस बोलते हैं। ठीक है, जेलीफिश ऑयली है, सिलेंट्रेट होता है। ठीक है, मिला लेना, मैं नहीं बताऊंगा आंसर। थाइमस ग्लैंड सीक्रेट करेगा स्टेरॉइड हार्मोन, जिसे कहते हैं थाइमोसिन, जो कि यूज करेगी क्या, एंटीबॉडी में, एंटीबॉडी को बढ़ाने में। ठीक है, लेकिन वो स्टेरॉइड नहीं, क्या होता है, प्रोटीन हार्मोन होता है। तो गलत हो गया आपका ये। थाइमोसिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेडिएटेड इम्यूनिटी, बोले तो HMI, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, फिलहाल बी सही है, ये गलत है, तो ओनली बी इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल जवाब। देखो, कहते हैं जो मीथेन है, मीथेन है, ये मीथेन है। ठीक है, इसका सब्स्टिट्यूट कर दो
एक H हटा के आप यहाँ पे NH2 लगा दो और दूसरा H हटा के आप COOH लगा दो और एक H को रहने दो और दूसरे में लगा दो आप R ग्रुप। तो यही R ग्रुप वेरिएबल होता है। 20 प्रकार का कहते हैं मुझे R ग्रुप, इसी प्रकार से कहते हैं 20 प्रकार के आपके होते हैं एमिनो एसिड, है ना। तो कहते हैं एमिनो एसिड ऐसा ग्रुप जिसके पास एमिनो ग्रुप हो और एसिड ग्रुप हो, तो एमिनो एंड एसिड दोनों ग्रुप हो तो उसे कहते हैं एमिनो एसिड, है ना। तो एमिनो एसिड नथिंग द ग्रुप विच हैव एमिनो एंड एसिड ग्रुप दे गेट एमिनो एसिड, ठीक है। R डिफरेंट हो सकता है, 20 प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से अगर हाइड्रोजन हो तो कहते हैं ग्लाइसिन। ये क्या हो गया भैया माफ करो, हाइड्रोजन हो तो कहते हैं क्या हो गया, हाइड्रोजन हो तो कहते हैं ग्लाइसिन, हाइड्रोजन तो कहते हैं ग्लाइसिन, और मिथाइल हो तो कहते हैं क्या एलेनिन, और बाकी होते बेरिन। भैया आप गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सीरीन, सीरीन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। गड़बड़ हो गया क्या, कहाँ से होगा सही, हमें नहीं आता भैया कुछ करना। ये तो क्या हो रहा है, नौटंकी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया नेक्स्ट, अभी गड़बड़ा, ठीक है। तो अब हम ऐसे डायरेक्ट करेंगे, है ना, टेक्निक करेंगे। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं हेनली लूप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है फ्लो ऑफ बिल्ट्रेट टू लिम्ब ऑफ हेनली लूप। हेनली के तो 2 लूप हैं, कहाँ से होगा यार, ये करना ही पड़ेगा इसको, फिलहाल बुलाते हैं। हाँ सही हो गया, यस मैंने कर दिया, लेकिन उसके पहले ही क्या हो गया, ज़्यादा हो गया क्या, चलो फिलहाल इसको अच्छी से कर लेते हैं, मुझे नहीं आता भाई कुछ। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग, कहते हैं हेनली लूप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन काउंटर मैकेनिज्म, को सही जवाब है। एंड फ्लो ऑफ बिल्ट्रेट इन 2 लिम्ब, मतलब 2 लिम्ब में इसके फ्लो एक का नीचे होगा तो दूसरे का अपोजिट होता है, मतलब इन्होंने क्या है सेम होता है, तो गलत हो गया, ये गलत ही बताना था आपको, यही आंसर होगा, सेकंड आंसर था, ठीक है। तो कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड किडनी इंक्रीज ऑस्मोलेटरी कॉर्टेक्स, हाँ कॉर्टेक्स है कि मेडुला ऑस्मोलेटरी इंक्रीज होती है ना, 300 से होती है, 600 से होती है, कितनी 900 फिर 1200, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होती है। वही चीज़ आपकी लास्ट में लिखी है, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस 4 टाइम्स कंसनट्रेट मोर देन इनिशियल, ठीक। तो इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आप, डबल हो गया क्या ये, तो हाँ ये नहीं हुआ, अच्छा तरीके है। कह रहे ट्रांसजेनिक और रोजी प्रोड्यूस मोर बैलेंस मिल्क इन ह्यूमन बेबी, इसे कहते हैं काउ मिल्क, ठीक है। तो काउ मिल्क से ज़्यादा बैलेंस है कौन सी प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोज मिल्क, लिखा भी है आगे। कह रहा है बिकॉज द मिल्क प्रोड्यूस काउ रोजी कंटेन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, है ना। तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो कहते हैं 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर, कौन सी प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्बुमिन, ठीक है। ये वाली प्रोटीन प्रोड्यूस करती है कौन, काउ, ठीक। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो, फर्स्ट ऑप्शन। which option is not related to mycoplasma? पॉइंट 3 साइज, वो सही बात है, स्मॉलेस्ट साइज होता है ना, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। फैकल्टेटिव एनारोबिक होता है, वो सही बात है, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी लिव कर सकता है। एनसीईआरटी में लिखा है कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, है ना, लेकिन ये वाला वर्ड नहीं लिखा है एनसीईआरटी में, फिलहाल ये भी सही है आपका। लैक सेल मेम्ब्रेन नहीं, लैक सेल बॉल होना चाहिए था यहाँ पे, है ना, तब सही होता है लैक सेल बॉल, तो ये गलत हो गया आपका। और कहते हैं पैथोजेनिक होता है प्लांट एंड एनिमल दोनों में, ठीक। जाकर देख लेते हैं। A few chromosome having small fragment called satellite कैसे होते हैं, नॉन स्टेनिंग होते हैं, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन से बनते हैं हमेशा, ठीक है। ये रैंडम है, यहाँ पे रैंडम लिखा है और यहाँ पे क्या कॉन्स्ट्रक्शन है, मतलब एक फिक्स साइज होती है ना, मतलब एक टर्मिनल पे होता है ऐसे करके, तो यहाँ पे सेकेंडरी, ये नहीं कहीं भी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, प्राइमरी यहाँ बीच में ही होगा, थोड़ा इधर भी हो सकता है, ठीक। कॉन्स्टेंट डीएन में होता है, थर्ड ऑप्शन भी लिखा है प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन एंड ओवरकम एपिकल डोमिनेंसी एंड लेटरल ग्रोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइटोकाइनेन, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्लांट इंसेक्ट को खाया, इंसेक्ट किसने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को खाया किसने, स्नैक ने, एंड देन हॉक, देन फ्रॉग, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है भैया, अच्छा ये ज़्यादा हो गया, ओके थैंक यू बाय बाय। इसके बाद
76 से 176 से 200 तक क्वेश्चन आपको मैम सॉल्व करेंगी। मुझे याद नहीं रहा था इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए। तो 176 से लेके 200 तक आपको मैम कराएंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।